नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय दे देते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप जयपुर के ESCC अस्पताल में कार्यरत हैं। आपको करीब 15 वर्षों का अनुभव है। आप MBBS और DNB हैं। साथ ही अमेरिका के स्टॉर्म आई इंस्टीट्यूट साउथ कैरोलिना से पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 2009 में आप ऑर्बिस इंटरनेशनल के फ्लाइंग आई हॉस्पिटल प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। और आँखों की हम बात करेंगे। आँखें ही हमें दुनिया दिखाती है, दुनिया हमें समझ में आती है और उन आँखों की बदौलत आगे बढ़ने के सपने देखते हैं। लेकिन आपके इस परिचय में बताया गया है कि आप पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो क्या बड़ों का भी इलाज होता है? और फ्लाइंग आई जो आप जिस एक अभियान से जुड़े रहे थे वह क्या था? एक्चुअली मैंने स्पेशलाइजेशन में पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने किया है। अदरवाइज़ मैं एडल्ट्स और बच्चों दोनों को ही देखता हूँ, ऑपरेशन भी और जो बीमारियां हैं डे टू डे, जो सीजनल बीमारियां हैं या ऑपरेशंस हैं, वो सभी मैं बच्चों और बड़ों दोनों में ही करता हूँ। बिल्कुल। और रही बात फ्लाइंग आई हॉस्पिटल की, तो फ्लाइंग आई हॉस्पिटल जयपुर में अपना एक ये मिशन था, ये 2009 में हुआ था। इसमें क्या है, ये ऑर्बिस इंटरनेशनल जो NGO है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें जाके नीडी बच्चों का कैटरेक्ट ऑपरेशन और स्क्विंट, बहंगापन, तिरछापन जो होता है वो फ्री में ही उसको हम इलाज करते हैं। तो ये जहाँ पर हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं, बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पर ये फ्लाइंग आई हॉस्पिटल जाके थ्रू एरोप्लेन वहीं पर उन नीडी बच्चों का ऑपरेट करते हैं। तो इससे मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ और इसी के उसमें ही मैंने फेलोशिप के लिए मैं US गया था। बिल्कुल। तो बच्चों में कैटरेक्ट और यानी बच्चों में मोतियाबिंद और बहंगापन, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो एक सवाल है जो बहुत आम है कि बच्चे, बूढ़े और जवान दिन में कई बार अपनी आंखों को मसलते हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको आंखें नहीं मसलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मसलनी चाहिए? इसके बहुत से रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कुछ आँख में गिर गया है और आपको कुछ इरिटेशन या रड़कन हो रही है और आपने उसको मसल लिया है, तो कॉर्निया पे स्क्रैचेस आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेटर ये है कि उसको हम वॉश कर लें ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से। कोई भी गर्म पानी नहीं लेना है और ना ही रब करना है। रब करने से उसमें स्क्रैचेस आने के चांस बढ़ जाते हैं और एक छोटे छोटे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में हमें दाने बन जाते हैं। अगर हम उसको रब करते हैं, अगेन वो कॉर्निया पे और कंजक्टिवा पे हार्मफुल होते हैं। तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, रबिंग ऑफ द आइज़। अच्छा, जैसे जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो कहते हैं कि तुरंत, यदि ताज़ा चोट है तो आपको उस समय ठंडे पानी या बर्फ़ का सेक करना चाहिए और बाद में गर्म पानी से आप कर सकते हैं। लेकिन आँखों के मामले में कौन सा सेक ठीक रहता है? मतलब मेरे को आँखों में थकान हो रही है, लालिमा आई हुई है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कई लोगों की आंखें सुबह सो के उठते हैं तो चिपक भी जाती हैं, तो हमें आराम तो गर्म पानी से मिलता है, लेकिन क्या किसी स्थिति में ठंडे पानी से सेक करने के लिए भी कहा जाता है? जी बिल्कुल। अगर हमें कोई ब्लंट ट्रॉमा लगा है, मतलब कोई चोट लगी है, कोई भारी चीज़ से चोट लगी है और आँख के चारों तरफ जो स्वेलिंग आ गई है, तो हमें उसको आप ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्फेक्शन हो गया है, सपोज़ आपकी कंजक्टिवा या आई लैशेज चिपक रही हैं, तो मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर लेके हल्का सा निवाया करके पानी से आप आइज़ को क्लीन कर सकते हैं, हल्का सा गर्म। अदरवाइज़ नॉर्मल वाटर बेस्ट रहता है आइज़ के लिए। उसके लिए ना ज़्यादा ठंडा लेना है, ना ही गर्म लेना है। अब हम मौसमी समस्याओं पर आना चाहेंगे कि बारिश का जो मौसम है उसमें बहुत तेज़ बारिश भी होती है, फिर बीच में उमस हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आँखों की जुड़ी हुई जो आम समस्याएं वे कौन सी हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनका इलाज क्या होता है? बारिश में देखिए, सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो आँखों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की, जिससे मौसम के अकॉर्डिंग चलता है और विद मौसम ही ख़त्म हो जाता है। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमें नियरेस्ट कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को और उसका इलाज लेना चाहिए। आइज़ को ठंडे पानी से 2-3 बार, नॉर्मल ठंडा ज़्यादा नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है आँख खोल के।
क्लीन होना चाहिए पानी, कोई इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए उस पर, और प्रॉपर उसका एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेना है। अपने आप ट्रीट ना करें उसको एज अर्ली एज पॉसिबल रेडनेस, वाटरिंग, जो भी आपको सीजनल प्रॉब्लम आ रही है बरसात के मौसम में, उसको दिखा के एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट शुरू करना है अपने को। जो कंजक्टिवाइटिस हम सुनते हैं, ये किस तरह का इन्फेक्शन होता है? मतलब ये किसी वायरस से होता है, किसी बैक्टीरिया से होता है, या अन्य तरह से होता है? देखिए, कंजक्टिवाइटिस बहुत तरह के हैं। इन्फेक्शन मेनली जो जिसे हम आँख आना बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है एक्चुअली वो। और एक और होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो भी बहुत सीवियर होता है। हर्पीज़ वगैरह जो वायरस होते हैं वो इसमें इन्फेक्ट कर देते हैं। और जो मोस्ट कॉमन चीज़ है एलर्जिक, वो भी कंजक्टिवाइटिस ही है, जो मौसम के हिसाब से होता है। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोल हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको कंजक्टिवाइटिस का फॉर्म देते हैं। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली जो ऊपर की झिल्ली है उसको हल्की सी सूजन को बोलते हैं हम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्टिव हो, वो एलर्जिक भी हो सकता है, या फिर किसी भी चोट लगने की वजह से भी थोड़ा बहुत स्वेलिंग कंजक्टिवा में आ सकती है। किसी भी स्वेलिंग को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा आँख आना, तो उसमें एक आम धारणा है कि यदि किसी व्यक्ति को आँख का ऐसी का संक्रमण हुआ है, उसे आँख आ रही है, तो दूसरा व्यक्ति उसके देख लेगा तो उसे भी ये संक्रमण हो जाएगा। नहीं, ये बहुत गलत धारणा है कि देखने से मात्र आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली ग्लासेस जो हम कहते हैं कि ग्लासेस पहने, हैंड्स को वॉश करें, अपने जो टॉवेल है, हैंकीज़ है, उनको अलग रखें, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उस चीज़ से इन्फेक्ट होकर उस सामने वाले को इन्फेक्शन ना हो जाए। अदरवाइज़ देखने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बट डेफिनेटली टच करने से इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है। कंटेजियस इन्फेक्शन है ये, तो बहुत जल्दी ही लग जाता है, बाय एयर भी लग सकता है, और विद हैंकी या जो कॉमन चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, टॉवल वगैरह, तो उससे तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम प्रिकॉशनरी सबको कहते हैं कि घर में अगर एक को होता है तो थोड़ा ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, आपस में टच में सेम कपड़े यूज़ ना करें, हैंकीज़ वगैरह, तो काफ़ी प्रिकॉशंस हो आती है और हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको कंटेजियस फॉर्म में आने से। अच्छा, ये एलर्जी का जो संक्रमण होता है, क्या वो भी हमारी आँखों में समस्या कर सकता है? क्योंकि एक केस मेरे को याद है बहुत साल पहले, किसी की आँख में समस्या होने लगी थी, खुजली चली, आँखें लाल हो गई और वो बहुत ही बेचैन हो गए, और इस दर्द और चुभना, दर्द, पानी आना इतना एकदम से बढ़ गया कि हमें उन्हें नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि इनको पोलन इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि वो बगीचे में बैठे हुए थे, वहाँ कुछ काम कर रहे थे, तो बोले ये उसकी एलर्जी हुई है, जो कि सीजनल होती है, कभी कभी हो जाती है। तो उन्होंने कुछ आँख में डालने की ड्रॉप्स भी दी थी, और शायद स्थिति के अनुसार दवाई भी खाने को दी होगी, तो फिर वो धीरे धीरे काबू में आ गया। लेकिन मुझे उस समय आश्चर्य हुआ कि क्या एलर्जी आँखों में ऐसी समस्या कर सकती है? जी बिल्कुल, एलर्जी बहुत सीवियर फॉर्म भी ले सकती है, उसको वीकेसी बोलते हैं, जो बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बच्चे की जो आइज़ की कंजक्टिवा है या आइज़ का पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है। चांसेस ज़्यादा बच्चों में रहते हैं, इवन देन वो एडल्ट्स में भी हो सकती है, सीवियर फॉर्म ले सकती है। उसमें आपको जो पॉलन्स हैं या कुछ भी डस्ट से हुई है, किसी भी तरह से हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अवॉइड करना है हमें। और जो सीवियरिटी है उसमें हम लो डोज स्टेरॉइड्स भी देते हैं अगर सीवियर फॉर्म है, बट लॉन्ग टर्म में हम स्टेरॉइड्स यूज़ करने से आगे जाके फ्यूचर में कैटरैक्ट या ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो डॉक्टर्स को दिखाकर ही जितना टाइम के लिए दिया जाए उतने टाइम के लिए ही यूज़ करें उसको। एज सुन एज आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है उसको तुरंत बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब भी दिक्कत आए अपने आप डाल लें या दवाई शुरू करें। डॉक्टर्स के कंसल्ट के बिना आप एक दिन भी ऊपर ना यूज़ करें उस दवाई को, और धीरे धीरे उसको कम करना होता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर की सलाह के बिना तो कोई भी दवा जो है उसे न खाएं, और ख़ास तौर पे यदि आँख के साथ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी ड्रॉप आदि उसमें न डालें। अच्छा, कुछ लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं बारिश के मौसम में, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स ही बताते हैं कि इनसे भी आपको आँखों में फंगल इन्फेक्शन या कोई अन्य तरह का नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट लेंस जो है जो यूज़ कर रहे हैं स्पेशली, तो बरसात में तो स्पेशल ध्यान रखना ही है, अदरवाइज़ भी ध्यान रखना ही होता है। बट विंटर ये रेनी सीज़न में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से हमारे कॉर्निया की ऑक्सीजन सप्लाई है जो वो हैम्पर होती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इसमें डिस्पोजेबल वाले जो कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं वो यूज़ करें,
और अगर लॉन्ग टर्म वाले यूज़ कर रहे हैं देन उनको प्रॉपर क्लीनिंग और उसके सोल्यूशन में रखें। उससे क्या है कि उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्पेशली रेनी सीज़न में तो आपको ज़्यादा ही ध्यान रखना है, और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल है वो भी सब उसी में ही चांसेस रहते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटीज़ बन जाती हैं, कंक्रीशंस बन जाते हैं, छोटे दाने बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें डिस्पोजेबल वाले कॉन्टैक्ट लेंस एंड प्रॉपर क्लीनिंग का, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में उनको यूज़ कर सकें। अच्छा, एक समस्या बहुत होती है लोगों में कि उनकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे या डार्क सर्कल्स जो कहते हैं, निशान, वो पड़ जाते हैं और उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। हेलो डॉक्टर में भी हमारे पास इस बारे में लगातार सवाल आते हैं दर्शकों के और पत्रिका के पाठकों के कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये होते क्यों हैं और इनका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, एक ये धारणा है कि जो आई वीकनेस है या उसकी वजह से हमें काले धब्बे आ रहे हैं या काले डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली स्किन की प्रॉब्लम है। आइज़ की वीकनेस या आइज़ की हेल्थ के हिसाब से इसका कोई रिलेशन है नहीं। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम अगर कोई है या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है एक तरह की है, तो ये स्किन की प्रॉब्लम है। आइज़ से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। लोग अक्सर आई डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो आप नॉर्मल हाइजीन या नॉर्मल जो आप सेहत का ध्यान रखते हैं उसी तरह स्किन का ध्यान रखें। यहाँ क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होती है, इसलिए डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई बीमारी नहीं है ये, बट इवन देन आप चाहते हैं कि इनसे आप निजात पाएँ तो आप एक बार स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आइज़ से वीकनेस से, आइज़ की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है इसका। अच्छा, आपने आँखों की ड्राइनेस की बात कही है, तो ड्राई आई जो है वो तो इस समय लोगों में बड़ी समस्या बना हुआ है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो उसको हम कैसे पहचानें, उसमें कैसे राहत मिल सकती है और क्या कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारी आँखों को ताजगी दे दें, उनकी ताकत को बढ़ा दें? ड्राई आइज़ एक्चुअली जब से ये सिस्टम से मोबाइल्स के जो प्रचलन बढ़ा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली बच्चों में। जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस सिस्टम पे जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ये है कि आपको जो ब्लिंक रेट हम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब हम सिस्टम पे या कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका ब्लिंक रेट जो है, आई जो ब्लिंक कर रहे हैं वो नॉर्मल चलती रहे, क्योंकि हम स्टेयर करते रहते हैं स्क्रीन को एंड वी फॉरगेट कि हमें ब्लिंक भी करना है। ब्लिंक से क्या होता है, टीयर फिल्म आ जाती है कॉर्निया के ऊपर, तो काफ़ी लुब्रिकेटिंग हो जाता है वो, एंड वो ड्राई आइज़ की समस्या दूर हो जाती है। इवन देन वो नहीं कर पाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसका एक छोटा सा एक एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं आपको कि एवरी 20 मिनट्स के बाद आप स्क्रीन को थोड़ा छोड़ के 20 मीटर की दूरी पर देखना है आपको, एंड फॉर 20 सेकेंड 20-20-20, मतलब एवरी 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर की चीज़ देखना है आपको, जिससे आपकी आइज़ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। एंड थोड़ा सा ब्लिंक रेट फ्रीक्वेंट कर दें, एंड अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर। ऐसा नहीं है आप कुछ भी ड्रॉप डाल लें और थोड़ा आइज़ को वॉश करते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। बट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एंड प्रॉपर स्क्रीन टाइम एंड ब्लिंक रेट, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ड्राई आइज़ के लिए। आपने बच्चों में कैटरेक्ट और भेंगेपन की समस्या का भी जिक्र किया था कि उसके आप ऑपरेशंस करते हैं। तो बच्चों में कैटरेक्ट, ये तो हम मानते हैं कि अधिक उम्र से जुड़ी हुई समस्या है, तो बच्चों में मोतियाबिंद क्यों हो जाता है और क्या इसका इलाज होता है? और यदि बचपन में मोतियाबिंद हो गया तो जब मोतियाबिंद होने की उम्र होगी उनकी, तो क्या ये उनको वापस से परेशान करेगा? इसी तरह से भेंगापन भी है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं ये क्यों होता है और इसका स्थायी इलाज क्या है? देखिए, मोतियाबिंद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एज के बाद ही होता है। कंजेनिटल कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं, वो बचपन से ही माँ के पेट से ही उसके जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मदर को कोई इन्फेक्शन हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या बच्चे में इन्फेक्शन हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ, इन्फेक्शन की वजह से बहुत कॉमन है कैटरेक्ट होना। ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से भी कैटरेक्ट बच्चों में हो सकता है। इलाज इसका सिर्फ एक ही है, सर्जरी, ऑपरेशन, लेंस डालना। थिंग इज़, आपने जो पूछी है कि ये बाद में जाके दोबारा तो उस एज में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार कैटरेक्ट रिमूव हो गया है, लेंस डल गया है, उसके बाद वो लाइफ में कभी दोबारा नहीं होता है। और रही भेंगापन की बात, वो भी आँख की मांसपेशियाँ कमज़ोर की वजह से होता है, या आँखों का चश्मा आपको प्रॉपर नहीं मिला है बचपन में, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये भी कंजेनिटल हो सकता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीज़ है, ट्रॉमा से भी हो सकता है। तो ट्रॉमा हुआ
वीकनेस हुई मसल्स की, आई वीकनेस हुई, चश्मा प्रॉपर नहीं लगाया, उसकी वजह से महंगापन बचपन में आ जाता है। लेकिन सर्जरी और चश्मे के प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से उसमें पूरा क्योर इसका संभव है और इसमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि डॉक्टर से कंसल्ट बहुत जल्दी कर लें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अच्छा, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हम कहते हैं कि यदि बहुत सालों तक आपको ये समस्या रही है तो आगे चल के आपको आँखों से जुड़ी हुई भी दिक्कत हो सकती है, ग्लूकोमा है या आपका विज़न कम होना है, पर्दे संबंधी समस्या। आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या देखने में आ रही है। अब कम उम्र में किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो उसकी आँखों की रोशनी या जो ताकत है उसमें भी कोई समस्या आएगी, तो इसका किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए? डायबिटीज़ किसी भी एज में हो सकती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो बचपन में भी हो सकती है, यंग एज में हो सकती है, लेट भी हो सकती है। बट जब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि जैसे ही आपको पता लगे डायबिटीज़ हुई है, आपका पहला काम नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। एक चेकअप आपका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हुआ और हर साल आपको पर्दे की जांच, जो आँख का पर्दा होता है उसकी जांच करानी ही होती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो शुगर लेवल बढ़ा रहता है उसका असर आँख की जो नसें होती हैं उस पर आता है। लीकेज हो सकता है, हैमरेज, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है। तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर फॉलोअप उसको नहीं रखेंगे तो उसमें आँख की ज्योति जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। साल में एक बार ज़रूर चेक कराएं। कोई भी डायबिटिक हो, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, साल में एक बार आँखों की जाँच बहुत ज़रूरी है। बच्चों में पता कैसे चलेगा कि किसी बीमारी की वजह से उसकी आँखों की रोशनी कम हो रही है या उसे कोई समस्या हो रही है? वो प्रॉपर चेकअप के बाद ही पता लगता है। जैसे हम पर्दे की जांच करते हैं, आँख में दवाई डाल के करते हैं, डायलेट करके देखते हैं, पर्दे की समस्या उसमें दिख जाती है हमें डायरेक्ट। और उसका अगर हमें कोई और कैटरेक्ट मिलता है या ग्लोकोमा मिलता है तो हम उसको सिस्टमिक जांच भी करवाते हैं, मतलब पूरे शरीर की जांच कराते हैं, क्योंकि काला पानी और मोतियाबिंद कई बार और भी बीमारियों से जुड़ा रहता है। तो पूरी जांच के बाद ही हम उसमें आगे प्रोसीड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल, यदि कोई लक्षण आपको आँखों से जुड़ा हुआ महसूस होता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, ना कि आप अपने मन से कोई दवा या ड्रॉप लेना शुरू कर दें। नींद के बारे में हम जानना चाहेंगे कि नींद का हमारी आँखों की सेहत से क्या संबंध है? देखिए, नींद तो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की नींद पूरी अनिवार्य ही है, चाहे आप उसको एक स्लॉट में लें या 2 टाइम में लें। आँखों से रिलेटेड ये है कि उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आइज़ में लुब्रिकेशन हो जाता है, आपकी आइज़ क्लोज रहती हैं। तो अगर आप 17-18 घंटे काम करते हैं तो ड्राइनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके जो मांसपेशियाँ हैं आँख की वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो प्रॉपर नींद और रेस्ट तो आइज़ के लिए जैसे शरीर को ज़रूरत है, ऐसे ही आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल इंटरनेट पर बहुत चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो डाइट है जो आपकी आँखों की रोशनी को सही रखेगी। ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सब्जियां भी होती हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें भी होती हैं, और एक हमने देखा है कि आँखों के ऊपर कुछ वेजिटेबल्स हैं वो काट के रखे जाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को खाने में यकीन रखना चाहिए या उन्हें आँख के ऊपर सजा के रखने में या जो उस समय राहत मिलती है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, ये विटामिन ए एंड विटामिन सी की जो भी चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या येलो हैं जैसे पपाया है, जो भी विटामिन ए रिच फ्रूट्स हैं वो आइज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जो बॉडी के लिए अच्छी हैं, ऐसे ही आइज़ का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको यूज़ करना चाहिए। रही बात आँखों पे उसको रखने की, जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स रखते हैं तो उससे ये होता है एक सूदिंग इफेक्ट आता है, उसमें थोड़ी ठंडक मिलती है, बाहर की गर्मी, दौड़ धूप या उससे रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। बट उसको आप अपनी सूदनेस के लिए या अपने आराम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखें, जो नेचुरल चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आइज़ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आँखों में सूजन है, आँखों में जलन है, आँखों में कुछ कंकर जैसा अटकता है, पिन जैसा लगता है, दर्द होता है, मतलब कुछ ऐसे लक्षण हैं क्या जिनसे हमको ये पता चल सके कि ये असल में समस्या आँखों की नहीं है, शरीर में कोई और बीमारी या कोई और तकलीफ़ हो रही है, उसके लक्षण हमें आँखों में दिखाई दे रहे हैं? ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हम आँखों से हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई शरीर में कुछ प्रॉब्लम है।
जैसे आँखों में सूजन आना या रेडनेस होना, वो मात्र एक आँख की प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन हम उसको जब सिस्टमिक जांच करते हैं उसमें तो हमें पता लगता है उसके जोड़ों में भी दर्द है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसमें प्रॉब्लम आती है, आइज़ में सूजन आ जाती है। और डायबिटिक से हाइपरटेंसी में हम आँख को देख के जो उसमें जो उसकी वेसल्स की हेल्थ है या हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिनका, उनको आइडिया नहीं है कि क्या, तो उसकी वेसल्स या उसकी नसों को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका कितना नुकसान है आइज़ में जो हो रहा है, बॉडी में कितना नुकसान हो सकता है उससे। तो आइज़ से हम बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी चेंजेस आते हैं आइज़ में पर्दे पर, और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम आइज़ के पर्दे में देख के हम बता सकते हैं कि इसकी कुछ चीज़ें नुकसान करा है शरीर में, तो हम उसको सिस्टमिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको। हमारे पास बड़ी संख्या में युवाओं के सवाल आते हैं और वो हमसे जानना चाहते हैं कि मैं सेना में या किसी अन्य तरह की डिफेंस या रक्षा या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं इनमें जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चश्मा चढ़ा हुआ है, तो क्या मेरे लिए कोई विकल्प है जिससे मैं उसको ठीक करा सकूँ और वर्दी वाली जॉब जो होती हैं वहाँ पे जा सकूँ? तो कैसे, मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल तो चश्मा हटाने के ट्रीटमेंट आते हैं, उसकी एक रेंज होती है 4 to 6, ज़्यादा 4-6 नंबर हैं, वो निकल जाते हैं। लेसिक से पीआर के ट्रीटमेंट होता है, ये लेज़र से हम उस चश्मे के कॉर्निया का जो सरफेस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और वो नंबर जो है हट सकता है। चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा उसको, जो भी उनकी सर्विसेज हैं जहाँ पर चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं वो। उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें आगे प्रोसीड ही नहीं करते हैं, प्रिकॉशनरी चेक करके ही आगे प्रोसीड करते हैं उसमें। नेत्रदान जो है वो बहुत साल पहले शुरू हुआ था और अब तो लोग उससे काफ़ी परिचित हैं, जागरूकता भी आई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें वो नेत्रदान कर सकता है, और कौन सी ऐसी बीमारियां या वो स्थितियां हैं जिनमें मृत्यु होती है तो नेत्रदान नहीं किया जा सकता? देखिए, तो जब सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है डायबिटिक्स हैं, कोई इन्फेक्टिव अल्सर हुआ है आई में, कोई ओपेसिटीज़ हैं, उनमें हम अवॉइड करते हैं कि उसमें कॉर्निया का इस्तेमाल ना करें किसी भी यंग पेशेंट में या जो भी जिससे प्रॉब्लम से ग्रसित है वो। तो उसमें हम क्लीन कॉर्निया प्रेफर करते हैं, हेल्दी कॉर्निया प्रेफर करते हैं, जिससे आगे जहाँ भी डोनेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहे। कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ खास ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सबको करना चाहिए। वो हम उसको जांच करने के बाद ही आगे प्रोसीड करते हैं कि हमें आगे कॉर्निया लगाना है या नहीं लगाना है। तो कॉर्निया जितना आप नेत्रदान कर सकते हैं उतना तो बहुत अच्छा है। डेथ के बाद किसी न किसी का उसमें 2-3 लोगों का भला हो सकता है। एक कॉर्निया से हम 2-3 लोगों का उसके लेयर से हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देख लेंगे उसमें, वो आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटिक्स हैं तो वो तो चलो ठीक है, बट और कोई दिक्कत है तो हम उसको क्लीन केसेज ही लेते हैं आगे, अदरवाइज़ हम प्रोसीड नहीं करते हैं उसमें। अच्छा, कई बार हमारे घर में या दफ्तर में अचानक ऐसी घटना हो जाती है, मतलब हमारे साथ तो वो हादसा ही कहलाएगा कि न चाहते हुए भी आँख में चोट लग गई। घरों में मैंने भी देखा 1-2 बार कि दवा डालनी आपको नाक में या कान में थी और गलती से आपने उसको आई ड्रॉप समझते हुए आँख में डाल लिया। अब ऐसी स्थिति में तुरंत हम क्या कर सकते हैं, जबकि अस्पताल जाने में कुछ मिनट का समय जो है वो लगना तय है? सबसे पहला काम तो आपको ऐसी स्थिति में तुरंत आँखों को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, जितना हो सके जिसको धोएं, आँख को खोल के पूरे पानी उससे उसको क्लीन करना है जितना हो सके। और दूसरा काम ये करना है कि जो भी ड्रॉप आपके या जो भी दवाई डल गई है उसको लेके जाना है आपको, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि किस तरह की ड्रॉप है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। बहुत पेशेंट के लिए भी इजी है वो चीज़ कि हम उसको ट्रीट कर पाएँ, और अदरवाइज़ हम उसको ब्लाइंडली हम ट्रीट करेंगे और बहुत दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। तो उस जो भी केमिकल या ड्रॉप चली गई है, आइज़ को वॉश करके और कुछ भी नहीं करना है। और अगर ज़्यादा इरिटेशन है तो एक पैच लगा सकते हैं आइज़ पे, उसको बंद करके आँख को आ जाइएगा आप क्लिनिक में या किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ जो भी आपके नियरेस्ट हो। अच्छा, जिनको जीवन में पहली बार चश्मा चढ़ता है वे हर तरह का प्रयास करते हैं कि ये चश्मा कुछ देसी जुगाड़ या घरेलू नुस्खों से उतर जाए, और आँखों में कई तरह की चीज़ें डालते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चश्मे का कोई विकल्प नहीं है, पहली बात तो ये।
रही बात देसी विकल्प की, जो नुकसान ना करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चश्मा पहनने के साथ। अगर आपको लगता है आपको इम्प्रूवमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बट चश्मा पहली रिक्वायरमेंट है, उसको लगाएं और उसके बाद अपना देसी नुस्खा करें जो आपके सेहत के लिए नुकसान ना करे। ऐसा कुछ भी करते रहिए, बट चश्मा तो लगाना ही है आपको। और रही बात चश्मा हटाने की, उसके हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो हम देख लेंगे। आपको चश्मा नहीं पसंद नहीं है, लगाना नहीं है, तो वो उसका भी इलाज है। अच्छा, चश्मा लगाने के बाद भी यदि नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या बताता है? चश्मा कोई नंबर रोकने की कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई औजार नहीं है। वो तो क्या है, आपको एज सच क्लियर दिखाने के लिए आपको ग्लासेस लगाए गए हैं। नंबर बढ़ना या घटना वो प्रोसेस में रहता है, वो चेंजेस आएंगे। 6 मंथली आपको चेकअप कराना है, ग्लासेस चेंज करवाने हैं। वो चश्मा नंबर रोकने का कोई वो इलाज नहीं करता है, बट आपकी आँखों की सेहत के लिए चश्मा एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसको लगाएं प्रॉपर नंबर के साथ, और 6 मंथली आप नियरेस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहें, जिससे आपको जो भी चेंजेस हैं वो करेक्ट करते रहें। बिल्कुल, तो आंखें अनमोल हैं, इनका पूरी तरह से ध्यान रखिए। कोई भी नुस्खा, दवा, ड्रॉप अपनी मर्जी से ना आजमाएं। नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने आंखें खोलने वाली जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।